अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम हमेशा कुछ टॉप स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं और अपने साथ पैनलिस्ट को शामिल करते हैं ताकि वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन या खबरें आप तक पहुंचा सकें, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचा सकें। और आज के प्रोग्राम में भी हमने कुछ ऐसा ही सिलसिला रखा है। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो अगला एक रोज़ा मैच खेला जाएगा उसमें क्या मुतवक्के तब्दीलियाँ हैं, क्या उस पिच और जो कंडीशंस क्या कहती हैं, किस तरह की पिच देखने को मिल सकती है, एवरेज टोटल वहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या टीम पाकिस्तान को मैदान में उतारनी चाहिए या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। फिर हम साथ में कुछ बात करेंगे जो पाकिस्तान का टेस्ट कैंप चल रहा है, उसमें कुछ 6 मजीद खिलाड़ियों को जो है वो मदऊ कर लिया गया है, उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर साथ में हम कुछ बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में एक बड़ा हॉट इशू है स्पोर्ट्स में, वो फुटबॉल का इशू है, जहाँ पर फुटबॉल में एक कब्जा कर लिया गया अशफाक हुसैन ग्रुप की तरफ से जो फुटबॉल के ऑफिस में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पे एक्सपर्ट मौजूद हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसे मीनवाइल कि हम इस खबरों की तफसील में जाएं, हम पहले अपने जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका तारुफ जरूर पैनलिस्ट का करवाते चलें, फिर हम इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली मेहदी, पहले भी मौजूद रहे हैं हमारे इन प्रोग्राम्स में और अब इनके एक्सपर्ट ओपिनियन से फायदा उठाते रहे, इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सदीक, मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सालों से स्पोर्ट्स की शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आपको खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी वेलकम, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ पाकिस्तान के मैच के हवाले से, थोड़ा क्रिकेट मैच पे हम बात करते हैं, फिर हम साथ में आगे मजीद खबरों पे भी चलेंगे। अली, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि पहला मैच तो पाकिस्तान ने एक मैच जो एक आसानी से हमें चेस कर लेना चाहिए था, जिस सिचुएशन में हम एक वक्त में आ गए थे, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना लिया, आखिरी बॉल तक मैच गया। सेकेंड मैच में क्या देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान को, आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का माइंडसेट देखते हुए, क्या पाकिस्तान उसी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगी या फिर आपको लगता है कि कोई तब्दीलियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे कहा है। मेरे ख्याल से तब्दीलियां बिल्कुल करनी चाहिए। कुछ प्लेयर्स थे इस मैच में जो मैं बिल्कुल एग्रीड नहीं था, मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए था, और उसी वजह से अब क्या करना चाहिए कि जो दूसरा मैच हो रहा है जो जोहानिसबर्ग के वांडर स्टेडियम में हो रहा है, उसमें तब्दीलियां आनी चाहिए। देखिए, कल का जो मैच था अगर देखा जाए तो एक जीता हुआ मैच हमने इंटरेस्टिंग कर लिया। ये खुद रमीज राजा ने भी कहा था कि पाकिस्तान जो टीम है जब भी जीता हुआ मैच इंटरेस्टिंग बना दे, वो एग्जैक्टली किया था। कल का मैच हम आसानी से हार सकते थे जिस तरीके से हमने एंड पे खत्म किया, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कुछ मैचेस पे कुछ चेंजेस आनी चाहिए। और सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपके पास जो है, हमने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी कि मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है, इधर इनएक्सपीरियंस है, प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। कौन है हमारे बेंच पे? आपके पास आपके एक्स कप्तान सरफराज अहमद है, मेरे ख्याल से उसको भी एक मौका देना चाहिए। आसिफ अली या दानिश अजीज की जगह उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, स्पेशली आसिफ अली, क्योंकि आसिफ अली ने कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया है ओवर द पास्ट 1-2 साल से। बिल्कुल ठीक है अगर अली देख मेहदी, उसका आपने क्रिटिक है। अपनी ओपिनियन दूसरी शेयर जो की है। चीज़ है जो मेरे जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि मुख्तसर से मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से आपका सबसे बेहतरीन की बॉलर कौन है इस वक्त शाहीन शाह के अलावा? हसन अली। हसन अली को मौका देना चाहिए। वो वनडे T20 सीरीज में बहुत अच्छा खेल चुका है, टेस्ट सीरीज में, तो उसको एक वनडे सीरीज में भी आपको मौका देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ की जगह हसन अली को भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, हारिस रऊफ की जगह हसन अली को मौका देना चाहिए। हसन अली के हवाले से इमरान की तरफ में आऊँगा कि खबरें ये थी कि वो कोविड उनको हुआ था और उससे वो बहाली के सिलसिले में थे। तो इमरान, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या हसन अली को वो अभी फिट नहीं है, कोविड के बाद से थोड़ा बीमार हैं, इस वजह से पहले एक रोज़ा मैच में मौका नहीं दिया गया, वरना वो तो एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनते हैं किसी भी पाकिस्तान के फॉर्मेट के लिए? बिल्कुल अहमद, जिस तरह पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट ने वनडे सीरीज से पहले कहा था कि कोविड का जो शिकार हुए थे, तबीयत भी उनकी बेहतर नहीं थी, तो इसलिए उनको शायद पहले वनडे में मौका नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑटोमेटिक चॉइस है, जिस किस्म की उनकी फॉर्म लगी हुई है, जिसके और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉलिंग तो जबरदस्त कर ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है दूसरे वनडे में शायद वो हसनैन या हारिस रऊफ की जगह खेलते हुए नजर आएंगे। जहां तक बात की अली मेहदी साहब ने आसिफ अली की, देखें आसिफ
आपने उनको 19 वनडे दे दिए हैं और अगर आप उनको अभी एक वनडे खिलाने के बाद ड्रॉप करते हैं तो फिर वही बात होगी कि उनके कमबैक का चांस होगा। मेरा ये ख्याल है कि आसिफ अली को आप पूरी सीरीज दें और पूरी सीरीज देने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं करते तो फिर आप उनको गुड बाय कह सकते हैं। अगर आप अभी उनको एक वनडे के बाद ड्रॉप कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनकी वापसी का चांस होगा। जहां तक दानिश अजीज की बात है, दानिश अजीज ने तो जाहिर है देखें अभी एक ही मैच खेला है, उनको 2-3 मैच जरूर उनको ट्राई करने चाहिए। और सरफराज अहमद भी देखें कोई उस नंबर पे सुटेबल ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल में आसिफ अली ही बेहतर ऑप्शन है अगर हम वनडे सीरीज में जाते हैं। सरफराज अहमद देखिए पावर हिटिंग आपको चाहिए होती है नंबर 6 या 7 पे, तो सरफराज अहमद उसके लिए तो मशहूर नहीं है। सरफराज अहमद को अगर आपने खिलाना है तो फिर आपने उनको 4 या 5 पे खिलाना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस पाकिस्तान टीम में, क्योंकि 2 ओपनर्स के बाद बाबर आते हैं और फिर रिजवान आते हैं जो कि एक जबरदस्त फॉर्म में है, बाबर भी एक जबरदस्त फॉर्म में है। तो तब्दीली मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग में कुछ करनी चाहिए। आसिफ अली को ये पूरी सीरीज देकर मेरा ख्याल है उनको आजमाना चाहिए और अगर वो नहीं करते तो फिर उनको ड्रॉप ही कर देना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी को अगर आप 20 वनडे दे चुके हैं, 20-25 T20 दे चुके हैं, फिर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है फिर बार बार आजमाए हुए को आजमाना जो है वो बेहतर नहीं है। अब आपने उनको टीम में शामिल किया ही है तो फिर पूरा प्रॉपर चांस देकर जो है वो ड्रॉप करना चाहिए। अच्छा इमरान, मैं देख रहा था कि मैं अगर पाकिस्तान को चूंकि अपना अगला मैच जो है वो वेंडरर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहानिसबर्ग में खेलना है और वहाँ की मैं कुछ तारीख देख रहा था कि जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने वाली टीम ज़्यादा कामयाब रही है। जैसे पहले पाकिस्तान ने पहले मैच में पहले बॉलिंग की थी पहले मैच में, लेकिन दूसरे मैच जो वेन्यू है उसमें भी कुछ ऐसी सूरत नज़र आ रही है और जो एवरेज टोटल था वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। गो के हर जो दिन होता है वो नया दिन होता है, कंडीशंस नई होती हैं, किसी दिन धूप होता है, किसी दिन बादल होते हैं और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कितना अच्छा मुकाबला कर पाएगी दूसरे एक रोज़ा मैच में, या फिर इनके मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम एक टफ टाइम देगी, दूसरे एक रोज़ा मैच में कमबैक करेगी? देखें साउथ अफ्रीका की टीम को आप रूल आउट तो नहीं कर सकते, एक जबरदस्त टीम है और अपनी कंडीशन में एक बहुत डेंजरस टीम है। जहां तक आपने बात की कि वहां भी ज्यादा स्कोर नजर नहीं आ रहा बनता हुआ, जिस तरह के स्टैट्स नजर आ रहे हैं हमें, तो ये तो फिर पाकिस्तान टीम के फेवर में है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की ये कभी भी हिस्ट्री नहीं रही है कि वो बड़े स्कोर करे या बड़े स्कोर चेज करे। पाकिस्तान एक ट्रेडिशनली, अभी आप मॉडर्न डे क्रिकेट की भी हम बात कर रहे हैं कि लेकिन पाकिस्तान टीम अभी भी पीछे है। तो अगर वो ग्राउंड जिस तरह आपने बात की कि 270 या 280 रन का ग्राउंड है तो ये तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े स्कोर पाकिस्तान टीम जो है वो हम देख रहे हैं कि इतना बात तो पहले भी हो रही थी वनडे सीरीज से पहले कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कल शायद हमें टारगेट कुछ इतना ज्यादा नहीं मिला कि वो उस तरह की क्रिकेट हमें खेलने का मौका मिलता। और दूसरी बात ये कि जो टास्क फखर जमान को स्टार्टिंग में इनिंग्स में दिया गया वो भी जल्दी आउट हो गए, वरना वो वहां पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता था। इमामुल हक तो आपको पता है वो उनका तो एंकर करने का रोल है, तो वो तो उस पर उतरते भी नहीं है पूरा। इमामुल हक को अगर आप कहेंगे कि पावर हिटिंग करें या मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें तो वो उस किस्म के बैट्समैन भी नहीं है, वो तो टाइम लेते हैं विकेट पर। फखर जमान जल्दी आउट हो गए थे जिसकी वजह से हमें ये कल देखने को नहीं मिला। तो अच्छा है और पाकिस्तान टीम देखें कॉन्फिडेंस तो बहुत मिला होगा। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को सीरीज की पहले मैच में आपने शिकस्त दी और फुल स्ट्रेंथ साइड है। अभी आईपीएल में उनके खिलाड़ी नहीं गए हैं, डिकॉक उस टीम में है, रबादा है, वेंडर डॉसन, पूरी एक टेंडा बोमोमा सब है, तो एक स्ट्रेंथफुल साइज है और उसको आपने बीट किया है पहले वनडे में, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान टीम का। और मेरा यही ख्याल है कि जिस तरीके की बॉलिंग पाकिस्तान ने पहले सेंचुरियन के ग्राउंड में की है जो कि एक हाई स्कोरिंग था और साउथ अफ्रीका को वहां रिस्ट्रिक्ट किया, जो मेरे ख्याल से 250 से भी पहले रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, बाद में थोड़ा सा हमने रन ज्यादा बनवा दिए क्योंकि 55 पर उनके 4 टॉप जो प्लेयर थे वो आउट हो गए थे। तो अगर कल भी पाकिस्तान टीम टॉस जीतकर बैटिंग करती है तो इस किस्म की हमारी फास्ट बॉलिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा बाउंस मिलता है, तो वहां पर बड़े डेडली हो सकते हैं। शाहीन है, जिस तरह हमारे पास हसनैन है, हारिस रऊफ है, और अभी हम डिस्कस कर रहे थे हसन अली अगर आ जाते हैं तो वो एक स्ट्राइक बॉलर का एडिशन होगा हमारी टीम में। तो कोई उसमें शक नहीं है कि अगर मिसबाह उल हक के बाद बाबर आजम साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम को वनडे सीरीज जितवाने वाले जो हैं वो दूसरे कप्तान बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, दूसरे कप्तान बन सकते हैं। इमरान, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो पाकिस्तान ने मैच जो खेला था उसमें आसिफ अली का जो नंबर था उस पर भी कुछ बात हुई थी कि आसिफ अली जो है ठीक है आप उनको एज अ पावर हिटर टीम में शामिल करते हैं,
लेकिन ये बेहतर नहीं था कि आसिफ अली से पहले आप फहीम अशरफ या इवन शादाब खान को भेज देते, जो कि उनसे ज़्यादा पहले भी उनसे ज़्यादा बेहतर कर चुके हैं, जब उनको कभी T20 में इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा है या वनडे क्रिकेट में सामना करना पड़ा है। तो ये बेहतर नहीं है कि फिर आसिफ अली को आप टिपिकली पावर हिटिंग के रोल के लिए आखिरी ओवर के कुछ जो डेथ ओवर होते हैं उनके लिए रखें, और आप जब इस तरह की सूरत-ए-हाल आ जाए, जब आपको थोड़ा सा इनिंग्स को आगे लेके चलना है, तो वहां पर शादाब या फहीम को उन पे तरजीह देनी चाहिए उनको बैटिंग ऑर्डर में? अहमद देखें, अगर आप आसिफ अली को खिला रहे हैं तो फिर अगर आप उनको शादाब खान से भी नीचे भेजेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वो उनका कॉन्फिडेंस जो अभी लैग कर रहा है, जो अभी गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर वो और गिर जाएगा। अगर जाहिर सी बात है, एक प्रॉपर बैट्समैन है और एक जो वो है जो बॉलिंग करता है और बैटिंग भी कर लेता है, अगर आप उसको ऊपर भेजेंगे आसिफ अली से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर आसिफ अली के साथ भी जस्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि हो नहीं सकता, फिर आप जब प्लेयर गिरा हुआ होता है उसको थोड़ा सा उठाने की जरूरत होती है, और अगर आसिफ अली को बिल्कुल ही नीचे आप लगा देंगे तो फिर तो उनको खिलाने की जरूरत नहीं है फिर आपको कोई, फिर आप सरफराज अहमद को खिला लें। अगर शादाब को आपने छठे नंबर पर खिलाना है और आसिफ अली को साथ में भी खिलाना, तो फिर आप शादाब को सरफराज को खिला लें छठे नंबर पे, क्योंकि वो भी उसी तरह की बैटिंग करते हैं। आसिफ अली का रोल ही मेरे ख्याल है उनको शायद सही तरह डिफाइन नहीं कर पाए, डबल माइंडेड। कल भी हमने देखा क्रीज पर डबल माइंड लग रहे थे, कंफ्यूज लग रहे थे, मुझे हिट करनी है, मुझे जो है रोकना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो खेलता है प्लेयर। और जो है देखें, मैनेजमेंट कोच जो भी आपको सबक देते हैं, लेकिन आपने ग्राउंड में जाके खुद एनालाइज करना होता है कि अभी क्या सिचुएशन है, मुझे किस तरीके से खेलना है। जिस तरीके का आसिफ अली ने कल शॉट खेला है, जिस सिचुएशन में, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत थी। इतने ज्यादा कोई रिक्वायर्ड रेट भी इतना ऊपर नहीं था। और वही मैं अभी बात दोहराता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि आसिफ अली को अगर आपने देखना है, इतना वैसे हमने 30-40 मैचेस में देख लिया, अभी तक उन्होंने कुछ इतना खास डिलीवर नहीं किया। 25 की एवरेज है उनकी वनडे में, और T20 में भी मेरे ख्याल 1-2 ही 50 है उनकी, कोई इतने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप उनको फुल हैंड दें, ये सीरीज दें, बोलेंगे आपने प्रूव करनी है सीरीज, नो मैटर नंबर आपका क्या है, छठा है, पांचवा है, सातवां है, आपने जहां बैटिंग करनी है वहां आपने प्रूव करना है, वरना फिर आप गुड बाय, फिर आप दूसरे ऑप्शन तलाश करें। और खुशदिल शाह हैं और दूसरे जो दीगर ऑप्शन है हमारे पास। दानिश अजीज की आपने बात की, दानिश अजीज को मैंने बड़े करीब से डोमेस्टिक में देखा भी है, यहाँ कराची से ही है वो। एक नेशनल T20 में कॉन्सेप्ट बन गया कि शायद वो पावर हिटर हैं, फिनिशर हैं, वो नहीं है इस तरीके के प्लेयर। वो हो जाता है कभी प्लेयर से, वो विकेट पर टाइम लेके खेलने वाले प्लेयर हैं। और अभी तो इस टीम में उनकी ऊपर के नंबर्स पे जगह नहीं बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप उनको हो नहीं सकता, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर दानिश अजीज चौथे पर खेले तो बहुत सूदमंद साबित हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। वो विकेट पर टाइम लेने के बाद जो हिटिंग करते हैं वो बड़ी सूदमंद होती है। वो इस तरीके के प्लेयर नहीं है कि आते के साथ ही जो है वो हिटिंग को शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग में तो पाकिस्तान को दूसरे वनडे में सेम 11 के साथ ही जाना चाहिए, और बॉलिंग में मेरे ख्याल है हसन अली किसी हारिस रऊफ या हसनैन की जगह वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। हम बेहतर ये है कि इस वक्त हम ब्रेक पे चलते हैं जी, और ब्रेक पे जब लौट कर हम वापस आएंगे तो अली मेहदी को हम इंक्लूड करेंगे, इनसे हम कुछ इसी हवाले से क्वेश्चन करेंगे। सो व्यूअर्स, ब्रेक पे जा रहे हैं, लौट कर आते हैं तो कुछ मजीद डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब, और ब्रेक के बाद हमें कुछ वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऐसा होता है कि कुछ चेहरे आते हैं, कुछ चेहरे जाते हैं, और साथ साथ ये आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। तो हम कुछ मजीद बात करेंगे क्रिकेट पे, और फिर हम फुटबॉल पर आएंगे। हमें इन द मीन वाइल जी इमरान सिद्दीक के साथ ज्वाइन किया है गफ़ार ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनको हम बाकायदा तौर पर वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गफ़ार, आपसे आपकी तरफ आएंगे। दूसरा एक रोज़ा मैच पाकिस्तान ने अब खेलना है जोहानिसबर्ग में, और थोड़ा माजी में हम देखा है कि जोहानिसबर्ग फास्ट बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? क्या इसी कम्बिनेशन के साथ अगले मैच में आपके ख्याल में जाना चाहिए या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं? देखिए अहमद, दो बातें। एक तो मिसबाहुल हक को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो ज़रा चेंजेस कम करते हैं, स्पेशली अगर आप उनका टेस्ट स्क्वाड याद हो तो वहाँ भी उन्होंने एक
बहुत अरसे तक एक सेम टीम खिलाई है। अब बतौर कोच भी उनकी अप्रोच तकरीबन ये रही है, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है आसिफ अली की इंक्लूजन पे। गो कि मेरे अपने जाती ख्याल में अगर आपने उन्हें एक मैच खिलाया है तो फिर आप उन्हें एक और मैच दें प्लीज। उसकी वजह यह है कि ये फिर अगर आप किसी भी प्लेयर को लाते हैं किसी सीरीज में या वटेवर जहां भी उसका कमबैक कराते हैं, तो ये सेंसलेस है कि आप उसे एक मैच खिलाएं। आई थिंक आसिफ अली शुड गेट अनदर चांस। ये इसलिए कि अगर आपने उनको पहला मैच खिलाया है तो फिर आप उन्हें दूसरा मैच भी खिलाइए, ताकि उनको कम से कम कल को ये, या उनके जो नकाद हैं या वटेवर जो भी क्रिटिक्स हैं, वो ये तो ना कहना कि आपने उन्हें एक ही मैच दिया था। तो एक तो ये बेसिक बात है। दूसरा, पाकिस्तान पहला मैच जीत गया है तो कोई डेस्परेट सिचुएशन नहीं है। साउथ अफ्रीका वैसे भी थर्ड ओडीआई के अंदर, अहमद आपको भी पता है कि उनके 5 की प्लेयर नहीं होंगे, आईपीएल खेलने चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में कोई डेस्परेट सिचुएशन भी नहीं है। इसी तरह हसन अली की अगर आप बात करें तो एक पॉसिबल चेंज और बन सकता है, तो वो ऑब्वियसली हारिस की जगह आसरूर सकते हैं। बट अगेन मेरा फिर ये कहना होगा कि चूंकि हम पहला मैच जीत गए, शायद हम हारे होते, सीरीज ऑन द लाइन होती तो आप शायद रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करते। मेरा ज्यादा ख्याल है पाकिस्तान को सेम 11 से जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। बट मुझे जो खबरें मिल रही है कि शायद एक आध चेंज हो जाए। बट हसन अली के ऊपर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है यार कि अगर वो अभी कोरोना से पूरी तरह से एहतियात नहीं हुए, और फिर हारिस को भी अगेन अभी एक ही मैच मिला है, मेरे ख्याल में असूली तौर पर अगर कोई इंजरी नहीं है तो फिर आपको सेम 11 से जाना चाहिए। बट ये मेरी ओपिनियन है, शायद ऐसा ना हो, एक तब्दीली हम होती भी देख लें। बिल्कुल ठीक है। इमरान, आप ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर जो हमने अगला मैच जोहानिसबर्ग में वैंडर क्रिकेट स्टेडियम में खेलना है, और अगर पाकिस्तान को थोड़ा बड़ा टारगेट मिसाल लीजिए कि मिल जाता है, तो हम माजी में हमें काफ़ी मुश्किलात रही हैं कि जब 300 सवा 300 या इस तरह से ज़्यादा का जो टारगेट हमें मिलता है तो हमारे जो ओपनर्स स्ट्रगल करते हैं। तो आप, जैसे मैंने पहले भी तस्करा किया, मैं बार बार कोट करता हूं कि इमाम छोटे टारगेट पे तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, उनके 250 उसके आसपास के जो स्कोर होते हैं उस पर तो वो बहुत परफेक्ट खेलते हैं, जैसे पहले मैच में भी खेले। लेकिन जब आपको थोड़ा बड़ा टारगेट चेज करना होता है तो माजी में उन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनका टॉप 10 टीम्स में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के अंदर। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी माइंड में रखना चाहिए कि हम ये नहीं कहते कि आप कोई छक्के आंखें बंद करके मारना शुरू कर दें, लेकिन थोड़ा रोटेशन और स्ट्राइक को थोड़ा बेहतर करने की गुंजाइश अभी बाकी है हमारी टीम की ओपनिंग में, खासतौर पर बात की जाए तो? बिल्कुल, देखें अमर, ये बात अभी से नहीं हो रही है, काफी अरसे से हो रही है इमामुल हक के स्ट्राइक रेट के ऊपर, और मुझे यकीन है कि वो उस पर काम भी कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक हमें कुछ ज्यादा उसमें तब्दीली नजर नहीं आई है। जिस तरीके से बाबर आजम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो सबसे पहले तो उनको अपने ओपनर से ही शुरुआत करनी चाहिए। और फखर जमान, जो कि सबको पता है कि वो एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, इस टीम को जो है वो अगर वो शुरू में रन कर जाते हैं तो बड़ा फायदा होता है। तो अगर लेकिन फखर जमान जब आउट हो जाते हैं तो फिर हमें इमामुल हक जो है वो थोड़े से टीम पर भारी लगने लगते हैं। जब तक फखर जमान खेल रहे हैं तो इमामुल हक पे इतना फोकस नहीं होता है, और मेरा ख्याल है फखर जमान ज्यादा जल्दी आउट होते हैं मुकाबला इमामुल हक के, तो इसलिए हमें वो ज्यादा भी फील होता है कि इमामुल हक थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। तो इसके लिए इमामुल हक को खुद भी एक अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है, अगर हमें बड़ा टारगेट मिलता है। कल जो टारगेट था, कल मेरा ख्याल है उनपे गैर जरूरी एक तनकीद हुई है। 274 रन का टारगेट था, कोई इतना बड़ा नहीं है आजकल के क्रिकेट में। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेला, बाबर आजम के साथ लेके टीम को चले। अगर वो भी आउट हो जाते हैं शुरू में तो फिर स्ट्रगल करती पाकिस्तान की टीम। लेकिन अगर यही टारगेट 300 से ऊपर जाता है तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू द गेम खेलना चाहिए, जो कि मामूला के स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहाँ पर फिर मैं समझता हूँ कि अभी तो आप इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही वो अपने गेम को चेंज कर लेंगे। तो इसलिए फखर जमान का किरदार जो है वो बड़े टारगेट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान टीम को 325 या 30 रन या 40 रन का टारगेट मिलता है जोहानिसबर्ग में, तो फिर फखर जमान को चाहिए कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलें और इमामुल हक उनके साथ चलें। और फिर बाबर आजम, जिस तरीके से कल बात हुई, वही एक सेम बात के बाबर आजम अपने लिए खेले हैं और सेंचुरी बना के आउट हो गए। देखिए आजकल के लोग, अब मुझे नहीं पता उनको क्यों छक्के चौकों की इतनी जरूरत है, और बिला फजूल की जो है वो एक तनकीद कल एक दोनों प्लेयर्स पर हो रही थी। हालांकि वो बिल्कुल रिक्वायर्ड रेट के मुताबिक खेल रहे थे, कोई 7 पे भी नहीं गया, रिक्वायर्ड रेट 6 साढ़े 6 पे भी नहीं गया, बिल्कुल ठीक खेल रहे थे। लेकिन फिर भी अब जिस तरह आपने बात की कि अगर टारगेट बड़ा होगा तो फिर इन दोनों को मेरे ख्याल है मुश्किल होती है, और फिर इन दोनों के स्ट्राइक जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। गफ्फार, आपकी तरफ आएंगे। पाकिस्तान की टीम में बहुत अरसे से हमने देखा है कि सरफराज अहमद टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं।
और क्योंकि रिजवान इतनी अच्छी फॉर्म में है कि जगह नहीं बन पा रही सरफराज अहमद की। तो आपको लगता है कि ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, बज़ाहिर बड़ा कमज़ोर मिडिल ऑर्डर है, एक रोज़ा क्रिकेट कम देखें कि अगर रिजवान और बाबर के अलावा कोई आपको मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नज़र नहीं आते हैं, तो यहाँ पे कहीं एक रोज़ा सीरीज़ में अगर पाकिस्तान 2 वनडे जीत जाए, अगर मिसाल लीजिए पहले 2 और तीसरे ओडीआई में आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर चले जाएंगे जिस तरह आपने भी तस्करा किया, तो कहीं सरफराज को एतमाद देने के लिए टीम में मिडिल ऑर्डर में शामिल किया जा सकता है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? अच्छा अमर, आपकी इजाजत से जो पहला टॉपिक था ना इमाम वाला, जिसपे आपने भी उनके स्टैट्स बताए, इसमें छोटी सी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। वो ये है कि देखिए उनका पावर प्ले के अंदर स्ट्राइक रेट कम है, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा स्टैट्स जो है ना जब हम निकालते हैं तो हम जरूर लोगों को बताएं और खुद भी इस बारे में जरूर थोड़ी छानबीन कर लें सब लोग, कि आप उनका फिर एक स्ट्रेच वाला भी सारा इंप्लीमेंट देखें ना। देखें अगर कोई ओपनर सिर्फ पहले 10 ओवर में 8 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन अगर वो सिर्फ 20-25 रन बना के आउट होता है, दूसरी जानिब अगर आपके पास एक ऐसा ओपनर मौजूद है जिसके 35 मैचों के अंदर 7 सेंचुरियां हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट चल रहे हैं वो अब तक 7 सेंचुरी के लिहाज से, ठीक है, वो इवन रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं आगे चल के बाबर आजम का। एक तो ये चीज, दूसरा उनका कैरियर का स्ट्राइक रेट जो है ना वो 82 है, ठीक है। आप जरूर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्ट्राइक रोटेशन भी होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे इमरान ने कहा, इमरान का पॉइंट ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, कि कल 270 प्लस की चेज में जब आप फखर आउट हो जाएंगे, उसके बाद अगर आपको ओपनर 80 पे 70 करके आउट हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग को सबको आई थिंक थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को यहाँ कंफर्ट भी देना चाहिए। जैसे मैंने इवन आसिफ अली के लिए कहा कि आप उन्हें यार एक मैच और खिला के देख लें, थोड़ा सा प्लेयर्स को हम समझा करें कि बेसिकली रोल क्या है। अगर अगेन बाबर, फखर, इमाम ये सब अगर मारने पे आ जाएं और सभी आउट हो जाएं तो मेरे ख्याल में कोई इसका फायदा नहीं। तो अगर हम सिर्फ, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि कैरियर स्ट्राइक रेट उनका 80 है, 7 सेंचुरियां बना चुके हैं। इट मींस कि जब वो पावर प्ले से गुजरते हैं तो उसके बाद वो बेहतर भी खेलते हैं, वो भी एक स्टैट्स है, तो वो भी जरूर डिस्कस हो, ताकि जो एक कंप्लीट पिक्चर है ना वो किसी प्लेयर की या उसके फैंस तक पहुंचे। जहां तक आपने बात की सरफराज वली, तो देखिए मेरे ख्याल में सरफराज को जिस तरह आप कैरी कर रहे हैं, ये बहुत ही एक पेनफुल तरीका है किसी भी सीनियर खिलाड़ी को ट्रीट करने का, 2 वजूहात पर। एक तो अगर वो इतना अच्छा नहीं था कि आपने उसको तीनों फॉर्मेट से आउट कर दिया, क्या दुनिया में ऐसा कहीं होता है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का कप्तान तीनों फॉर्मेट से आउट किया जाए और उसके बाद वो फॉरेन टीम में भी आ जाए? मतलब अगर वो इतना ही ठीक था कि वो 11 में आ सकता है, वो सॉरी स्क्वाड में आ सकता है, तो फिर आपने उसको कप्तानी से क्यों उठाया? इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अगर आप उनको खिलाए, अगर आपने उनको सिलेक्ट कर ही लिया है, तो फिर आप मतलब उनको फॉर द सेक ऑफ सिलेक्शन वाली बात करके अगर आप उनको बतौर खिलाड़ी कप्ताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही आप देख लें कि क्या पीएसएल के चंद मैचेस के अलावा जब वो खुद कप्तान थे, कभी वो टॉप ऑर्डर में खुद खेलना उन्होंने पसंद किया? कभी नहीं किया। मैं उनको हमेशा यही क्रिटिक्स उनके ऊपर करता रहा हूँ कि भाई जब आप कप्तान थे, इवन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सिवाय वो ये जो एक इनिंग है श्रीलंका की, सरफराज के अंदर कैपेसिटी थी, इसीलिए हम उस पर भी ये बात करते थे अमर के कप्तान तो खुद अपने लिए चीज क्रिएट कर सकता है, किसने उसको रोका है? खुद उन्होंने की नहीं अपने लिए, टॉप ऑर्डर में कभी खेले नहीं, तो अब उनको बतौर खिलाड़ी खिलाना कहाँ नंबर 6 पे खिलाएंगे? अमर आपको याद है कि नंबर 6 पे जब जब वो खेले, 7 पे खेले, बहुत स्ट्रगल किया, और उनकी जो पावर हिटिंग है वो उस तरह की नहीं है जो हम दुनिया के बाकी प्लेयर्स में देखते हैं। तो आई थिंक अगर आपने उनको खिलाना भी है तो मेरिट पे खिलाइए। अगर आपको नंबर 4 पे, नंबर 5 पे जगह बनती है तो खिला लीजिए, बट फॉर द सेक ऑफ सिलेक्शन ना खिलाइए, क्योंकि नंबर 6 पे, नंबर 7 पे आपको पावर हिटर चाहिए और सरफराज पावर हिटर नहीं है। अगर वो आएंगे तो अपने लिए भी, टीम के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। जी बिल्कुल, इस पर पैनलिस्ट ने बात की कि सरफराज अहमद का कौन सा स्पेशलिस्ट नंबर है, कहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा खेलते रहे हैं और क्या उसके हवाले से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान की एक रोज़ा सीरीज से आगे लेके चलते हैं। गफ़ार, आप ये बताइए आपके पास क्या खबरें हैं? ये तो हो गया कि हसन अली के हवाले से खबर अब तक क्या चल रही है कि आया कि वो उनके हवाले से खबर ये चल रही थी कि कोविड की वजह से वो शायद थोड़ा सा रिकवर कर रहे थे और इस वजह से उस खदशे को कि वो अभी फुली फिट नहीं है, इस वजह से उनको पहले एक रोज़ा मैच में नहीं खिलाया गया। खबरें क्या कह रही हैं कि अभी वो क्या वो रिकवरी प्रोसेस में है या फिट हो चुके हैं? देखिए टीम मैनेजमेंट से ऑब्वियसली जो थोड़ा बहुत मैंने वहीं से पता कराने की कोशिश की, और फिर कप्तान ने तो ये कहा था, अगेन अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल है अमर कि आपके कप्तान जो हैं वो क्यों नहीं कहा उन्होंने परसों मैच में कि हसन अली मैच नहीं खेलेंगे। आपको पूछा ना हसन अली क्यों नहीं खेले, उनका उसका जवाब आप देंगे। तो यार कप्तान पे अथॉरिटी होनी चाहिए, मीडिया हैंडलिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आनी चाहिए कि अगर आपका प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो आप बता दें। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, भारत में रोहित शर्मा नहीं खेलेगा पहले 2 मैचेस तो बता दिया गया था। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ताकि मीडिया को और आपको हमें सब ये क्लियर हो। सूरत हाल ये है कि बाबर ने तो ये कह दिया अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं था।
टीम मैनेजमेंट ने क्लियरली ये तय कर लिया हुआ था 2 दिन पहले ही कि हसन को चाहे पहला और गालिबन दूसरा मैच भी नहीं खिलाया जाना था, ताकि उनकी जो कोविड की, आपको पता है कोविड जो है ना, अल्लाह सबको बचा के रखे, सब लोग अपनी एहतियात भी करें, ये एकदम से आप ठीक नहीं होते हैं। जैसे मलेरिया होता है या लंबा बुखार होता है तो आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस आती है, आपको थोड़ा सा नॉर्मल आए, तो ये तो एथलीट्स हैं, इनको प्रॉपर 50 ओवर फील्डिंग करनी है, T20 मैच भी नहीं है, तो ये डिसाइड है कि वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। दूसरे के मुतालिक भी यही अपोजिशन थी, क्योंकि वो ये समझती है टीम मैनेजमेंट के कोविड के बाद अभी हसन उस फिटनेस तो नहीं कह सकते, बट आप समझ लें कि एक तरह से मुझे एक नकाहत होती है थोड़ी सी, या आपको एक फ्रेशनेस चाहिए होती है, थोड़ा सा अपने आप को 100% एक फिजिकली मेडिकली फिट समझ रहे होते हैं, वो फील नहीं कर रहे, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने कहा कि चलें जल्दी नहीं करते। तो ये मैं जिम्मेदारी से रिपोर्ट कर सकता हूँ कि कोविड की वजह से ही उन्हें नहीं खिलाया गया। बट मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि चंद घंटे पहले जब बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो वो कह रहे हैं कि वो अवेलेबल हैं, और बाद में वो खेले भी नहीं। अब बंदा पूछे कि वो अवेलेबल थे, आपने खुद कहा, तो वो क्यों नहीं खेले? बिल्कुल ठीक है जी, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। इसी पे मैं इमरान से बात करना चाहूँगा। इमरान, बाहर जो हम कुछ कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं कि इवन अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया, जो उनसे हमें भी बड़ा सीखना चाहिए कि उनके जब कप्तान आते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया को हैंडल करते हैं। लगता है कि एक कप्तान बात कर रहा है, अथॉरिटेटिव बात कर रहा है, उसको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। हमारे यहाँ जब बात करने, स्पेशली टिपिकली जब से बाबर आजम बने, वो लगता है कि पहले से उनको बताया जाता है कि आपने ये जवाब देने से बाहर नहीं आपने निकलना, बड़े सहमे बड़े मोहतात होकर जवाब देने की कोशिश करते हैं, बड़े आप कहते हैं कि वो पहले से बने बनाए जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कप्तान को इस तरह उसकी ग्रूमिंग क्यों नहीं की जाती कि उसको ये सिखाया जाए कि आपने जवाब अपनी मर्जी से देना है, लेकिन आपकी ग्रूमिंग, इतना कॉन्फिडेंस कप्तान को दिया जाए कि उसको मीडिया को प्रॉपर तरीके से जवाब देने का उसको एक हुनर सिखाया जाए? देखें, ये तो ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है ना। अगर जाहिर विराट कोहली भी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई की पॉलिसी या इंडियन क्रिकेट टीम की पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जाते, लेकिन जो उनका स्टांस होता है बड़ा क्लियर होता है। उसमें आपको जो जर्नलिस्ट बैठा होता है, जो सवाल कर रहा होता है, उसको वो समझ आ जाती है कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह गफार भाई ने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है बाबर आजम की, तो मैं भी वहां पर था, तो बड़ी हैरानगी की बात है कि मैनेजमेंट आपकी कह रही है कि हसन अली जो है वो शायद कोविड की वजह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन कप्तान कह रहा है कि, तो इससे ये जाहिर होता है कि एक पेज पर ही नहीं है। तो ग्रूमिंग बड़ा डिपेंड करती है। और एक पहलू ये भी है अहमद के, जब हमारा कप्तान जो है वो ग्रूम हो जाता है, जब वो इन तमाम चीजों को हैंडल करने लग जाता है, तो फिर उसको कप्तानी से हटा दिया जाता है। अब सरफराज अहमद की आप मिसाल ले लें, जिस तरह वो शुरू में आए थे वो भी इसी तरीके से थे, बाबर आजम की तरह। हम सवाल करते थे तो जवाब में जाहिर सवाल, वो कहते हैं ना, सवाल चना जवाब गंदुम, तो इस तरह की सिचुएशन का सामना होता था। लेकिन जब वो ग्रूम हो गए, तमाम चीजें जो है वो समझने लगे, टीम को समझने लगे, खिलाड़ियों को समझने लगे, मीडिया को समझने लगे, तो उसपे उनको जो है वो हटा दिया गया। तो अब मेरा ख्याल है जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाएगा, अगर बाबर आजम को आप लंबा अरसा देते तो वो भी इन चीजों को समझ जाएंगे। और अगर आप अभी कंपेयर करेंगे उनको विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या उनकी बैटिंग से, तो मेरे ख्याल है उनके साथ भी थोड़ी सी ज्यादती होगी और ग्रूमिंग में भी थोड़ा सा मसला होता है। देखें, जब हम बैकडोर बात करते हैं पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट से, तो वो यही कहते हैं कि हमारी तरफ से खिलाड़ी को आज़ादी होती है कि जो सिचुएशन के मुताबिक है वो जवाब दिया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया जाता है कि ये आपकी लिमिट है, ये आपकी यहाँ तक आप बोल सकते हैं। तो ग्रूमिंग बड़ा डिपेंड करती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह आप देखें ना, थोड़ी थोड़ी बेहतरी उनमें आ भी रही है। पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बड़े घबराए हुए होते थे, और अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनमें मीडिया हैंडलिंग का आ रहा है। और देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक आप प्लेयर को मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे ना, जब तक वो इन चीजों को नहीं समझेगा। आप अब इंडियन टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई या इंग्लैंड का कोई जो चैनल है, वहां पर तो आप इंटरव्यू देने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया की बात होती है तो सारी पॉलिसियां यहाँ पर लागू हो जाती हैं। जब तक मीडिया और कप्तान के दरमियान एक इंटरेक्शन नहीं होगा, खिलाड़ी के दरमियान एक इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। हम भी उनको नहीं समझ सकते, वो भी हमें नहीं समझ सकते। तो ये इंटरेक्शन फ्रीली होना बहुत जरूरी है अहमद जी। इंटरेक्शन फ्रीली होना बहुत जरूरी है। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो फुटबॉल के इशू को डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त एक हॉट इशू है। सो व्यूअर्स, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तो मजीद डिस्कशन करते हैं।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में। और मीनवाइल जी हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कहते हैं कि स्पोर्ट्स में उनका खबर हो और उनका नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत अफजाई का, वरना मेरी क्या औकात। नहीं जनाब। अच्छा शुएब जट साहब, आपसे सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फुटबॉल के इशू पे, जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स की खबरों में एक बड़ी हाईलाइटेड खबर है। और हम आम जो हमारे व्यूअर हैं, देखने वाले, उनको ज़रा समझाएं ये मसला आखिर क्या है फुटबॉल का, और किस तरह अशफाक हुसैन ग्रुप ने कब्जा कर लिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिस में, और इसका क्या हाल आप देख रहे हैं। यार देखिए अमर, हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम लोगों को मिसकॉन्सेप्शन लाएं या लोगों को मिसगाइड करें। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा इस तरह का कर दिया कि उसको जो है ना वो एक साजिश जो है करार देने लगे। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इशफाक हुसैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जो इलेक्शन हुए उससे वो मुंतखब हुए थे। ठीक है, मैं कोई पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। तो वो जो है वहाँ पे जो है वहाँ से मुंतखब हुए थे। उसके बाद फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी मानी, उनको नहीं माना, ये लोग पीछे हट गए। अब पिछले तकरीबन 18 माह से जो है ना ये मामला चल रहा था। कभी कोई जो है वो कमेटी का चेयरमैन बन जाता था, कभी सेक्रेटरी जो है हरासमेंट के इल्जाम लगा देती थी, कभी करप्शन के इल्जाम लगते थे। तो ये जो है ना मामला डिले से डिले होता जा रहा था। फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के काम थे कि वो आते और आके वहाँ पे फुटबॉल के जो है वो इलेक्शन करवाते, ताकि एक जमहूरी बॉडी को जो है वो बाकायदा फीफा की जेरे कमान या उनकी अंडर दी अम्ब्रेला जो है वो तमाम सिस्टम ट्रांसफर और उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल आगे बढ़े। लेकिन मामला ये हुआ कि आपको इतना बताता चलूं कि लास्ट 19 माह में फीफा से तकरीबन 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान फुटबॉल को मुख्तलिफ मदों में मिले, और इसमें से तकरीबन 5.25 करोड़ जो मेरी इत्तलात हैं वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तनख्वाहों में और उनकी मराहत में चले गए। अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो 6 मेंबर पे, 7 मेंबर पे, 5 मेंबर पे इस तरीके से रही है, और उसमें इतना बड़ा अमाउंट चले जाना, आप खुद देखें इस अरसे में, इस 19 माह में कई फुटबॉलर्स जो हैं वो खुदकुशियों में मजबूर हो गए। कई जो है वो डिपार्टमेंट ने अपने लोगों को निकाल दिया, और यहाँ से 5 से 10 अफराद जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो सिर्फ 19 माह में डकारते रहे। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जंग जो है वो इक्तदार की जंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसको हर कोई अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जिस तरह मैं उनकी बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन कमेटी की, इस तरह इशफाक हुसैन ग्रुप पे भी आ जाता हूँ कि इनको भी ये देखना चाहिए था कि अगर फीफा इनको ऑन नहीं कर रहा, तो जहां पिछले 19 माह जो है वो आराम से गुजर गए, इन्होंने सिस्टम को फॉलो करते हुए गुजारा, तो अभी भी इनको कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए था जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह आई हो, या फीफा को ये तासुर गया हो कि शायद फुटबॉल हाउस पे कब्जा कर लिया गया है, या नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन को जो है वो डराया धमकाया गया है, उसको उसके साथ जो है वो जोर जबरदस्ती की गई है। अब अल्टीमेटली नुकसान जो है दोनों ग्रुप्स का नहीं है, नुकसान है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, पाकिस्तान फुटबॉल के खिलाड़ियों का, और इससे वाबस्ता अफराद का, ऑफिशियल्स का, जो शायद दोनों ग्रुपों को, चाहे वो इशफाक हुसैन ग्रुप हो या फिर वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी हो, दोनों को समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुल्क से वो लॉयल नहीं है, पैसे से लॉयल है, इसीलिए पैसे के लिए सारा तमाशा हो रहा है, वरना पाकिस्तान फुटबॉल का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, शुएब जट साहब ने बड़ी तफसील से बात की। इमरान, आपका थोड़ा सा मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये जो सारा मसला हो रहा है, इसका हल आप क्या देख रहे हैं, हल क्या निकल सकता है, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी वो तो गुजर चुकी है, और खदशा ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे कहीं बैन ना लग जाए। देखिए अमर, इससे पहले मैं शुएब भाई की बात पर आता हूँ। अच्छी तरह उन्होंने बिल्कुल इस मामले को एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ अशफाक हुसैन ग्रुप से थोड़ा सा इख्तिलाफ, जिस तरह उन्होंने कहा कि 18 माह जब आपने इंतजार किया, थोड़ा सा और कर लेते। गालिबन जून तक का टाइम था नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास कि वो इलेक्शन कराते। अगर आपने जून तक इंतजार नहीं भी करना था, तो ये जो एक्ट आपने किया ये नहीं करना चाहिए था। आप फीफा को लिख सकते थे कि भाई आपने जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई थी ये इलेक्शन के लिए आपने बनाई थी, और जो इलेक्शन पे काम नहीं कर रही, मुल्क में डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराने पे काम कर रही है, और जो पैसे आप दे रहे हैं उसका भी ऑडिट होना चाहिए। तो ये
फीफा को ये लिखते, तो फीफा अगर एक्शन करता तो फिर पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो इतनी मुश्किलात में नहीं आती जितनी मुश्किलात में अभी है। लेकिन ये अशफाक हुसैन साहब ने न जाने किसके मशवरे पर ये फैसला किया कि खुद ही, और अब हैरान कुन बात ये है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम फीफा के बगैर भी पाकिस्तान की फुटबॉल चला सकते हैं। आप कैसे पाकिस्तान की फुटबॉल फीफा के बगैर चला सकते हैं जब आपको फंडिंग नहीं होगी, जब आप AFC के किसी टूर्नामेंट में शरीक नहीं होंगे, जब आप साउथ एशिया या फिर जो भी टूर्नामेंट फीफा के होते हैं, जब आप उसमें आप पाकिस्तान की टीम, नेशनल वुमेन टीम, नेशनल मेंस टीम को नहीं भेज पाएंगे, तो आप फिर किस तरीके से ये फुटबॉल की खिदमत कर रहे हैं। अब हल की आपने जहां तक बात की, देखें कोर्ट बॉल तो अब फीफा के कोर्ट में है, अब हल तो उन्हीं के पास है। जो उन्होंने डेडलाइन दी थी हमने उसकी परवाह किए बगैर उसे गुजार दिया, और अभी तक जो है वो इशफाक हुसैन ग्रुप ने उस फीफा फेडरेशन हाउस जो है वो खाली नहीं किया। तो अब तो फीफा ने ही फैसला करना है, और पाबंदी जो है वो सस्पेंशन ऑन द कार्ड है। अब हमें सिर्फ वेट एंड सी कर सकते हैं कि क्या फीफा हम पर पाबंदी लगाती है या फिर कोई जो दरमियाना रास्ता है वो निकलता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये फीफा है, ICC नहीं है। ICC ज़ाहिर कुछ ममालिक के लिए एक नरम रवैया रखती है, लेकिन फीफा कि हमने देखा है कि जो भी फैसला हो, चाहे कितना ही बड़ा मुल्क हो, जो वो अपने जो कानून उन्होंने बनाए हुए हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो कोई फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या कोई बड़ी टीमें हो, अर्जेंटीना की टीम हो। जो कानून है वो सबने ही फॉलो करना है। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है फीफा की जानिब से। लेकिन इन तमाम फियास्कों में देखें नुकसान तो फुटबॉलर्स का ही हुआ। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी वो भी रोक दी गई है, और जो मेंस के जो टूर्नामेंट इस साल जो होने थे AFC के और साउथ एशिया में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, उसमें भी पाकिस्तान टीम की जो शिरकत है वो अब सवालिया निशान है। तो अब देखते हैं क्या फीफा इस हवाले से फैसला करती है। बिल्कुल ठीक है शोएब जट साहब, आपसे क्योंकि आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं और आपके पास कोई ना कोई खबर होती है, तो क्या खबरें हैं अगले जो पाकिस्तान ने एक रोज़ा मैच खेलना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, क्या कोई तब्दीली मुतवक्किल है? अंदर की खबर क्या है? यार मैं अमर इस पे जरूर कमेंट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि फुटबॉल को बड़ा सीरियस मामला है, इसको हमें कंक्लूड करना चाहिए। जी प्लीज। देखिए जो फीफा है ना, वो किसी तौर पे भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगे। मुअत्तली का मामला हो सकता है, पाबंदी पाकिस्तान पे नहीं लगेगी, जो मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही है। अलबत्ता, और ये पहले भी बहुत सारे ममालिक में होता रहा है कि बहुत सारे ममालिक को मुअत्तल किया जाता रहा है, फिर जो है वो दोनों के दरमियान मामला तय पाते हैं, फिर मामला आगे बढ़ते हैं। और अभी भी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो फीफा से बिहाइंड दी जो है वो कर्टन जो है मामला कर रही है। जो मेरी इतलात हैं, अब एक क्रिमिनल जो है वो FIR भी लॉन्च हो गई है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो सरबराह हैं हारून मलिक, और वो अपने मुल्क कनाडा वापस चले गए हैं। देखिए ये भी एक पॉइंट है कि आपके मुल्क की फुटबॉल की भागदौड़ एक ऐसे शख्स को दी गई थी जिसका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं था, वो आता है वापस चले जाते हैं। तो ये सारे मामला हैं। बहरहाल किसी किस्म की पाबंदी मुझे तो नजर नहीं आ रही, और जो बात उन्होंने की है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिल्कुल अहमकों वाली बात है कि आप अपने मुल्क में फुटबॉल तो चला सकते हैं, लेकिन नो वेयर खड़े होंगे आप, कहीं पे भी स्टैंडिंग नहीं होगी। जब आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो आपकी जो है ना ब्रांड, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो ये तो ऐसे ही होगा जैसे आप इलाकाई कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं तो पाकिस्तान का इलाकाई टूर्नामेंट होगा, लेकिन बहरहाल पाबंदी नहीं लगेगी। अब आ जाए वनडे पे बात, तो वनडे पे भी बहुत सीरियस वॉर हो रहा है कि कल हैदर अली को मैदान में उतार दिया जाए। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है आसिफ अली को लेके कि वो मुसलसल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हारिस रऊफ को लेके बहुत ज्यादा मामलात हैं कि वो बड़े महंगे बॉलर साबित हो रहे हैं, लेकिन जो है वो कल आज उनकी टीम जो है वो वहां पे ग्राउंड भी गई है, चीजों को देखा भी है उन्होंने। तो अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जब एक एक दिन के बाद मैचेस हो रहे होते हैं तो फैसले भी मिनट मिनट में बदल रहे होते हैं। सुबह तक की जो इतलात थी वो यही थी कि हैदर को जो है वो टीम में इन किया जाएगा, आसिफ अली को जो है बेंच पे बिठाया जाएगा, और उनसे दोबारा पूछा गया है क्या नाम है हसन अली से कि उनकी फिटनेस कैसी है, क्योंकि उनको मैच फिटनेस जो है उससे थोड़े से इश्यूज का मामला था। अगर वो फिट हुए तो वो फिर हारिस रऊफ की जगह मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल सही शोएब जट साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, और इमरान सिद्दीक आप का भी बहुत शुक्रिया, शोएब जट आपका भी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले गफ़ार थे हमारे साथ, अली मेहदी थे, इन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा आज के प्रोग्राम में, और हमने पाकिस्तान के क्रिकेट और कुछ फुटबॉल पे हमने गौर किया, और साथ में इन पे कुछ नज़र डालने की कोशिश की। और साथ में आपको बताते चलें कि जी पाकिस्तान जो टेस्ट कैंप है उसमें 6 मज़ीद खिलाड़ियों को मदऊ कर लिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें उन 6 खिलाड़ियों की तो उसमें वकास मकसूद शामिल हैं, इरफान उल्लाह शाह शामिल हैं, और दीगर नाम भी इसमें शामिल है, जिसमें
इरफानुल्लाह शाह है, नसीम शाह है, ताज वली हैं और समीन गुल हैं, और ये कुछ 6 नाम हैं जिनको मदऊ कर लिया गया। और याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट कैंप है ये जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उसकी तैयारियों के लिए लगाया गया है, उसमें 6 मजीद खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है। व्यूअर्स, हमने कोशिश की कि आज जो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जाए, जिसमें क्रिकेट की न्यूज़ थी और फुटबॉल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि हॉट टॉपिक था। उस पर आपने हमारी पैनलिस्ट की राय जानी और आई होप आपने आज के प्रोग्राम से कुछ इस्तेफादा भी किया होगा और एंजॉय भी किया होगा आज के प्रोग्राम को। हम इंशाल्लाह फिर ऐसी ही कुछ न्यूज़ लेके प्रोग्राम में अपने एनालिस्ट के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अहमद नजीब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।